जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा क्लासेज में। तो जैसा कि संविधान के पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 73 को हम लोग कवर कर लिए थे और उसमें ये था, 73 में ये था कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया था कि संघ जितने भी कानून बनाती है वो संसद में बनाएगी। अगर संसद में पास हो जाती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर करेगा तो वो कानून लागू हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो इस 73 को हम लोग कवर कर चुके थे। अब इस लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग देखेंगे और इसमें संघ है यानी भाग 5 का, जिसे कहते हैं संघ यूनियन, और संघीय मंत्रिपरिषद को हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे संघीय मंत्रिपरिषद यानी केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो हम लोग देखेंगे। तो ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री यानी पीएम, कैबिनेट और राज्य के जितने भी उप मंत्री हैं, इन सभी को मिलाकर संघीय मंत्रिपरिषद कहा जाता है, यानी मंत्रिपरिषद कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर चलिए एक चीज 74 को हम लोग देखते हैं। 74 आर्टिकल्स क्या कहता है? तो इसमें ये कहता है, राष्ट्रपति को सलाह यानी सहायता और देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। यानी देखिए, राष्ट्रपति को सहायता यानी और सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और जितने ये मंत्रिपरिषद होंगे उसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। इसमें जितने मंत्रिपरिषद में मंत्री बैठते हैं उनका अध्यक्ष पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। और एक चीज़ और याद करिए, ये राष्ट्रपति भवन है। और एक चीज़ और याद करिए, ये जो मंत्रिपरिषद है ये कौन सी सलाह देता है राष्ट्रपति को, इसकी जांच कभी भी न्यायालय में यानी कोर्ट में कभी भी नहीं होगा कि ये मंत्रिपरिषद क्या सलाह दिए हैं, क्या सहायता की है, इसकी जांच कभी नहीं होगा। तो 74 में ये कहा गया है। 75 को देखते हैं, मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में जो व्यवस्था बताई गई है वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि लोकसभा में जीते हुए मेंबर अपना मत देते हैं कि किसको पीएम बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उन्हीं को पीएम बनाता है। तो यानी जिसको प्रधानमंत्री बनाएगा, तो वही प्रधानमंत्री अगर चाहेगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है, यानी कैबिनेट में जो बैठता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये पॉइंट करके लिखिएगा, पॉइंट करिए, लिखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब आता है मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या। देखिए, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन, और इसे इसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष सदन। सॉरी, इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष सदन, यानी जो सीधे जनता द्वारा चुन कर आते हैं उसे प्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। तो यानी इसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित यानी पीएम सहित जितने भी मंत्री होंगे, यानी मिनिस्टर यहाँ पे लिख देते हैं, जितने भी मंत्री होंगे इनको कुल मिलाकर कुल यानी लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा में जीते हुए जितने भी, मान लीजिए लोकसभा है और इसमें जितने भी सांसद बैठते हैं, इसमें जितने सांसद हैं तो इन्हीं में से चुनकर मंत्रिपरिषद में जाते हैं, यानी कैबिनेट में बैठते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। तो इनमें से जो लोकसभा के जितने सदस्य हैं, मान लीजिए लोकसभा के कितने सदस्य हैं? लोकसभा में 543, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। तो इनमें से 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। नहीं समझे? 15% यानी लोकसभा में 543 सीटें हैं वर्तमान समय में, और इनमें से 15% आदमियों को, सदस्यों को केवल मंत्रिपरिषद में बनाया जाएगा, उससे अधिक नहीं। तो मंत्रिपरिषद में केवल उन्हीं 15% को ही मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या है? अधिकतम मान लीजिए 550 है, क्योंकि इसमें से दो एंग्लो इंडियन जो था उसको 109वें संशोधन द्वारा उसे 2019 के तहत, अधिनियम के तहत 2020 में हटा दिया गया है, दो एंग्लो इंडियन को। तो लोकसभा में 550 है और इसमें से 15% निकाल लीजिए, तो 15% का यहाँ पर कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और इसमें से गुणा कर दीजिए, लगभग 79 या कुछ परसेंट आ जाएगा,
79 या 81, इसमें से जो सदस्य बनते हैं वही लोकसभा मंत्री परिषद में मंत्री बनते हैं। तो यहाँ से जो देखिए, यहाँ पर एंग्लो इंडियन जो निकाला गया है, मान लीजिए 550 है, तो इसमें से 530 ये राज्य से चुनकर आते हैं, और प्लस 20 जो होता है ये केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर ये सांसद बनते हैं और ये राज्य से सांसद बनते हैं, और ये टोटल मिलाकर 550 सांसद बनते हैं। और इसी 550 में से 15% को निकाल कर मंत्रिपरिषद में बैठाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक चीज़ और कहा गया है कि यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सदन में, किसी भी सदन में उपस्थित नहीं होता, आता नहीं है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसकी मंत्री को रद्द कर दिया जाएगा, मंत्रिपरिषद में उसको हटा दिया जाएगा। मंत्री की बात किया गया है, यहाँ सांसद की बात नहीं हो रही है, मंत्री की बात हो रही है कि यदि कोई मंत्री 6 महीने तक किसी भी सदन में नहीं आता है तो उसको मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। चलिए 76 को देखते हैं। भारत का महान्यायवादी, इसे ही बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसे एक चीज़ और बोलते हैं, यहाँ पर वेणुगोपाल को इस समय भारत के महान्यायवादी वेणुगोपाल हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं इस समय भारत के महान्यायवादी वेणुगोपाल। तो भारत का महान्यायवादी का मतलब है मुख्य सरकारी वकील, यानी राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाता है, यानी अटॉर्नी जनरल बनाता है, यानी राष्ट्रपति के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, किसी भी योग्य व्यक्ति को भारत का यानी मुख्य सरकारी वकील बनाता है, महान्यायवादी बनाता है, नियुक्त करता है। और केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को, यानी केंद्र सरकार पर यदि कोई मुकदमा होता है तो वो कौन लड़ता है? मान लीजिए जैसे विपक्ष पार्टी ने राफेल के घोटाला को बता दिया और सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो इस जैसे केस को महान्यायवादी लड़ता है, तो इसे ही अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। इस मुकदमे को किसी भी न्यायालय में लड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी भारत में कोई भी कोर्ट हो गया, तो उस कोर्ट में ये जाकर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल उस केस को लड़ सकते हैं। और इसकी जो योग्यता होती है, यानी अटॉर्नी जनरल की जो योग्यता होती है, ये सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, लेकिन एक अधिवक्ता यानी वकील के तौर पर ये काम करते हैं, और सरकारी वकील के तौर पर ये काम करते हैं महान्यायवादी। चलिए अनुच्छेद 77 को देखते हैं। संघ का कार्य संचालन के बारे में बताया है। जो केंद्र का कार्य संचालन होता है वो कैसे होता है? तो केंद्र द्वारा, पॉइंट करिए, लिखिए, केंद्र द्वारा भारत की जितनी भी कार्यपालिका हैं, यानी कार्यपालिका कार्यवाही होती है, वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, प्रेसिडेंट के नाम से होती है। यानी केंद्र में जितनी भी कार्यपालिका कार्यवाही होती है, यानी जो भी काम किए जाते हैं, तो यानी जो भी नियम बनाए जाते हैं, कानून विधेयक लाया जाता है, तो उसे नियम बनाने के लिए जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं हो तब तक वो कानून मान्य नहीं होता। इसलिए केंद्र में जितने भी कार्यपालिका कार्रवाई होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, यानी अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही होता है। और देखिए, ये भी दूसरा पॉइंट करके ये लिखिए कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को आसान बनाने के लिए मंत्रियों में विभिन्न कार्यों को बांटने के लिए कानून बनाएगा। देखिए राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 77 का यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह जो राष्ट्रपति होता है, ये जितने भारत सरकार के यानी केंद्र के लिए आसान कार्य बनाने के लिए, आसान काम करने के लिए मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांटता है। जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, ये अलग अलग विभाग बांटता है, उनके कार्यों को बांटता है। तो ये इसमें कार्य के संचालन के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब देखते हैं 78 में कहा था संसद की कार्यवाही जानकारी राष्ट्रपति को देना, यानी जितनी भी संसद में जो कार्यवाही होती है, जितनी भी हल्ला दंगा या जो कुछ भी होता है, वो सभी कार्यवाही कौन देता है? ये प्रधानमंत्री पीएम देता है, पीएम देता है राष्ट्रपति को, यानी पीएम ही सभी जानकारी देता है राष्ट्रपति को। ये संसद हो गया, ये जो नया संसद बनने वाला है, ये पुराना संसद है, इसके पीछे आप देख सकते हैं पुराना संसद है। इसमें जितनी भी कार्रवाई होती है लोकसभा राज्यसभा में, तो जो कुछ भी होता है लोकसभा में, तो पीएम का यह कर्तव्य, पॉइंट करके लिखिए, पीएम का यह कर्तव्य होता है यानी होगा कि संसद में जितनी भी कार्रवाई हो या मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट से संबंधित जानकारी जो भी होती है, इसकी जानकारी पीएम किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यानी संसद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देता है? पीएम देता है। ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं संसद। अब संसद की बात करेंगे। अब संसद में जो अनुच्छेद है 79 से 122 तक है। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 5 का संघ, 52 से 151 तक अनुच्छेद है, लेकिन संसद में जो अनुच्छेद है यानी संसद के बारे में जो अनुच्छेद बताया गया है 79 122 तक है। और ये पुराना ओल्ड है, ये ओल्ड संसद है, पार्लियामेंट है, और ये न्यू पार्लियामेंट बन रहा है। तो यहाँ पर संसद के 3 अंग होते हैं, और कौन कौन से अंग होते हैं चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में इसको हम पढ़ाएंगे।
टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो संसद का देखिए 79 में कहा गया संसद का गठन होगा, यानी संसद बनाया जाएगा। सब कुछ तो बता दिया गया है, 77 में, 78 में, 76 में, 75 में कितने मंत्री होंगे, क्या लोकसभा में, कौन राज्यसभा में, ये सब कुछ हो गया। लेकिन इस संसद का गठन कहाँ पर बताया गया? 79 में बताया गया है। तो आपको लग रहा है कि ये सब उल्टा चल रहा है। तो खैर केवल आपको याद करना है संसद का गठन 79 में, 79 में कहा गया है। और संसद जो है, देखिए संसद में 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। चलिए इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।